क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो है एल्केन, जिसके पार्ट नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीथेन के हैलोजनीकरण में ऊर्जा परिवर्तन। मीथेन के हैलोजनीकरण में ऊर्जा परिवर्तन। मीथेन का हैलोजनीकरण हमने कल करवाया था, जिसके अंदर हमने इसकी क्रियाविधि को 3 पदों के अंदर शो किया था: श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचयी पद और श्रृंखला समापन पद। प्रत्येक पद के अंदर एनर्जी में क्या चेंज आता है उसको हम देखेंगे, क्योंकि जब हम मीथेन के हैलोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो मीथेन का हैलोजनीकरण हो जाता है। लेकिन इसके लिए हैलोजनीकरण करने के लिए हमें डेल्टा डी एच इस रूप में एनर्जी परिवर्तन को देखते हैं। डेल्टा डी एच का मतलब उस अभिक्रिया को करवाने के लिए, या फिर हम ऐसा कहें कि उस बंध को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या फिर किसी बंध को बनाने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये हम डेल्टा डी एच से शो करते हैं, उसके द्वारा निर्धारित भी करते हैं। और एक टर्म यूज की जाती है अभिक्रिया ऊष्मा। क्या होती है अभिक्रिया ऊष्मा? और अभिक्रिया ऊष्मा जो होती है वो डेल्टा एच होती है, और डेल्टा एच को नेगेटिव भी लिखा जा सकता है और डेल्टा एच को पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है। अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। जब नेगेटिव होता है तो हम ये कहते हैं कि वो अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी टाइप की अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं हम कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया को जब हम करवाते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। और एक जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है ऊष्मा शोषी, या फिर हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तभी रिएक्शन संपन्न होती है। तो पहले तो हम इसके हैलोजनीकरण के 3 स्टेप लिखते हैं, फिर कौन से स्टेप के अंदर कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी मुक्त हो रही है, ये देखेंगे। अब देखिए, पहला था श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद ये था हमारा, इसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर इसको बोला जा सकता है चेन इनिशियल स्टेप। चेन इनिशियल स्टेप। देखिए, इसके अंदर हम सबसे पहले Cl और Cl लेते हैं, इसके बंध को तोड़ते हैं और किस में चेंज करते हैं? 2Cl में, यानी कि फ्री रेडिकल में चेंज होता है। ये होता है, ऐसा हमने किया भी है। लेकिन इस बंध को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वो होती है 58 किलो कैलोरी एनर्जी लेते हैं अपने। तो डेल्टा एच के रूप में, या सिर्फ 58 लिख लो, वहाँ लिख देंगे हम पूरी टर्म। 58 डेल्टा एच बराबर होता है -58 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब देखिए, ये डेल्टा डी एच 58 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। तो ये कौन से टाइप की अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी टाइप की है, और ऊष्मा शोषी को डेल्टा एच पॉजिटिव में लिखते हैं। तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि इस बंध को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तभी फ्री रेडिकल बनेगा। और ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर डेल्टा एच को पॉजिटिव में लिखते हैं। तो हमने पॉजिटिव 58 किलो कैलोरी
मोल इनवर्स लिख दिया 58 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखिए सेकंड स्टेप के अंदर जो श्रृंखला संचरित पद है उसकी हम बात कर रहे हैं। श्रृंखला संचरित पद या फिर इसको बोला जाता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, CH4 मेथेन लेते हैं और मेथेन की इस Cl फ्री रेडिकल के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो CH4 जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 और H। हमें क्या करना है, H और CH3 के बीच के बंध को तोड़ना है और इसके बंध को तोड़ेंगे तो हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, 104 किलो कैलोरी या डेल्टा DH के रूप में लिखें तो 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये CH3 फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा और H और Cl इसके मध्य बंध बन रहा है और बंध बनने के टाइम इसके मध्य जो एनर्जी मुक्त होगी वो हो जाएगी 103 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो डेल्टा H का जो अंतर आया है वो कितना आया है हमारे पास यहाँ पर, वो आया है +1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। इतना आया है कि डेल्टा H की जो वैल्यू है वो +1 किलो कैलोरी होती है। डेल्टा H को हम निकालते कैसे हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी में से अगर प्रोडक्ट की एनर्जी घटा दी जाए या प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एनर्जी घटा दी जाए तो हमें डेल्टा H ज्ञात हो जाता है। यानी कि डेल्टा H जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का अंतर होता है। अब देखिए CH3 ये फ्री रेडिकल और C और Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो Cl और Cl के बीच का बंध तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, 58 किलो कैलोरी। ठीक है, 58 लिख दो सीधा, क्यों आगे लिख देंगे। ठीक है, अब ये CH3 और Cl के मध्य बंध बन जाता है और एक Cl फ्री रेडिकल मुक्त हो जाता है। ये बंध जब बनता है तो यहाँ पर जो एनर्जी मुक्त होती है वो होती है 84 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। इतनी एनर्जी मुक्त होती है। इसको चलो आगे लिख देंगे समझने के लिए। तो 84 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मुक्त होती है। तो डेल्टा H का जो अंतर आता है वो क्या आता है, -26 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ये आ रहा है। कहने का मतलब है कि 84 में से जब 58 को घटाओगे तो 14 में से 8 गए 6 और फिर पीछे कितने बच गए 7, 7 में से 5 गए 2, -26 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आ गए। ठीक है, तीसरा स्टेप हम लेते हैं श्रृंखला समापन पद। क्या लेते हैं, श्रृंखला समापन पद। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल है और एक हमारे पास Cl फ्री रेडिकल है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, CH3Cl बनाएंगे। ठीक है, ये बनाएंगे तो कहने का मतलब है डेल्टा DH कितना हो जाएगा, 84 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। इतनी एनर्जी मुक्त हो रही है तो इसको -84 किलो कैलोरी मोल इनवर्स लिख देंगे हम। ठीक है, फिर उसके पश्चात Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है तो इस बंध को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ये बंध बनेगा तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, Cl2 बन जाएगा और डेल्टा DH कितना आ जाएगा, 58 किलो कैलोरी, 58। और इधर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा H बराबर -, किलो कैलोरी
मोल इनवर्स। तो कहने का मतलब है इन रिएक्शन को करवाने के दौरान कहीं पर तो ऊर्जा मुक्त हो रही है और कहीं पर ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ रही है। जहाँ ऊर्जा मुक्त होती है वो तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, और जहाँ पर ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ रही है वो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। इसके अंदर हम CH3 फ्री रेडिकल की CH3 फ्री रेडिकल के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। CH3 बनेगा। इसके लिए डेल्टा DH जो होता है वो 88 किलो कैलोरी होता है, यानी कि इसको बनने में भी डेल्टा H जो होगा वो -88 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होगा। यानी कि ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें भी क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो हम डेल्टा H को कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उससे ज्ञात करते हैं। हमारा जो श्रृंखला संचरित पद है उसके अंदर देखिए Cl फ्री रेडिकल और HCH3 ये बंध बन रहा है, और इसके लिए डेल्टा DH ये बंध टूट रहा है, तो इसके लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है। और ये CH3 फ्री रेडिकल में चेंज हो रहा है और ये HCl बना रहा है। ठीक है, ये HCl बनने के लिए हमारे पास 104 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। तो डेल्टा H बराबर +1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। इसका मतलब इस रिएक्शन को, इस श्रृंखला संचरित पद की रिएक्शन को देखकर तो ये पता चलता है कि ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, ऊष्माशोषी, कुछ मात्रा में ऊष्माशोषी टाइप की है। क्या है, कुछ मात्रा में ऊष्माशोषी टाइप की है। इसी का अगला स्टेप करते हैं CH3 फ्री रेडिकल प्लस में Cl और Cl, और इसके लिए 58 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए इसको डिसोसिएट करने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH3 Cl और प्लस Cl फ्री रेडिकल, और ये जो बन रहा है तब यहाँ पर हमें 84 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त हो रही है। तो डेल्टा H का मान कितना आ रहा है, 26 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो इस रिएक्शन को देख करके हमें ये पता चलता है कि ये रिएक्शन कैसी हो रही है, ऊष्माक्षेपी टाइप की हो रही है। क्योंकि ऊष्माक्षेपी को हम नेगेटिव में लेते हैं और ऊष्माशोषी को क्या करते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। तो इस रिएक्शन को देख करके तो हम टोटल रिएक्शन कर लें, ऑल ओवर रिएक्शन की बात करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, HCH3 और Cl ये बन टूट रहा है, और यहाँ पर CH3 Cl बन रहा है और प्लस में HCl बन रहा है। ये Cl फ्री रेडिकल Cl ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऑल ओवर रिएक्शन ये हो रही है। तो इनकी ऊर्जा का अंतर देखेंगे तो डेल्टा H कितना आ जाएगा, -25 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आ जाएगा। तो और माइनस डेल्टा H माइनस क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो हम इस ऑल ओवर रिएक्शन की बात करें तो ये ऊष्माक्षेपी टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। हमने क्या किया है, इसके अंदर एनर्जी परिवर्तन को देखा है। मीथेन के एलोजनीकरण का एग्जाम्पल लेकर के हमने एनर्जी परिवर्तन को देखा है, या अभिक्रिया ऊष्मा में क्या अंतर आता है उसको हमने देखा है इसके अंदर। ठीक है, तो मीथेन का एलोजनीकरण हमने कल किया था, जिसके अंदर हमने तीनों स्टेप पर रिएक्शन पर बात कर ली थी, लेकिन एनर्जी पर बात नहीं की। एनर्जी पर आज हमने बात की है। तो श्रृंखला प्रारंभन पद में Cl के बीच का बंध टूटता है और Cl फ्री रेडिकल बनता है। इस चीज़ को ध्यान से देखना, इसीलिए मैं बहुत इसको धीरे धीरे समझा रही हूँ आपको कि ये समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में कई सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने Cl और Cl के बीच के बंध को तोड़ा। इस बंध को तोड़ने के लिए हमें 58 किलो कैलोरी मोल इनवर्स एनर्जी चाहिए, और जब एनर्जी चाहिए तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी टाइप की होती है। तो हमने डेल्टा H को यहाँ पॉजिटिव के रूप में लिख दिया। डेल्टा H
पॉजिटिव 58 किलो कैलोरी मोल इनवर्स हो गया। ठीक है, ये तो श्रृंखला प्रारंभ की बात होगी। श्रृंखला संचरित पद बना हुआ फ्री रेडिकल आगे रिएक्शन करेगा तो मीथेन लेंगे, मीथेन में से एक कार्बन और CH3 के बीच के बंध को हमें तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए हमें 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा, और HCl बंध बनने पर 103 किलो कैलोरी मोल इनवर्स एनर्जी मुक्त हो रही है। तो अंतर कितना आ गया, +1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स का। इसका मतलब इस स्टेप में हमें ये लग रहा है कि ये रिएक्शन कैसी हो रही है, उष्मा शोषी टाइप की हो रही है कुछ मात्रा में। ठीक है, लेकिन जब हम श्रृंखला संचरित पद के सेकंड स्टेप की बात करते हैं, जिसके अंदर बंध को तोड़ने के लिए तो हमें 58 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा मात्रा में मुक्त हो रही है, तो डेल्टा S 26 किलो कैलोरी मोल इनवर्स माइनस में शो कर देंगे। तो ये रिएक्शन कैसी हो रही है, उष्मा छेपी टाइप की हो रही है। ठीक है, मेन इन दो रिएक्शन पर ही बात डिपेंड करती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो यहाँ बन चुका है। यहाँ तो हम क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल है उनको आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और फ्री रेडिकल को ख़त्म करते हैं। तो CH3Cl बन रहा है, CH3Cl 84 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होगी, ये हम यहाँ कर चुके हैं। Cl और Cl के बीच का बंध तोड़ते हैं तो 58 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये बंध बनेगा तो इतनी एनर्जी मुक्त भी होगी, तो इसको -58 किलो कैलोरी मोल इनवर्स कह दिया। इसके बीच में जब बंध बनाते हैं तो 88 किलो कैलोरी मोल इनवर्स एनर्जी मुक्त होती है। तो इसको ये तो सारी क्या हो गई, उष्मा छेपी टाइप की रिएक्शन होती है, क्योंकि हम बॉन्ड को बना रहे हैं और बना रहे हैं तो कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है देख रहे हैं। ये पूरी एनर्जी चेंज जो होता है वो श्रृंखला संचरित पद के इन दो रिएक्शंस पर डिपेंड करता है, जिसके अंदर पहले के अंदर हमें लगता है कि उष्मा शोषी टाइप की रिएक्शन हो रही है, और दूसरे में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उष्मा छेपी टाइप की रिएक्शन हो रही है। अंतर ज्ञात करते हैं तो -25 किलो कैलोरी मोल इनवर्स एनर्जी उष्मा छेपी को शो कर रही है। तो कहने का मतलब है कि मीथेन का अगर हैलोजनीकरण करवाते हैं तो वो रिएक्शन उष्मा छेपी टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। हमारा रिजल्ट यही निकलता है कि मीथेन का हैलोजनीकरण उष्मा छेपी टाइप का या एक्सोथर्मिक टाइप का होता है। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखिए, हमने उष्मा शोषी उष्मा छेपी की बात की। अब हम क्या करेंगे, इनके एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, और एनर्जी डायग्राम के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन को करने में एनर्जी में कितना परिवर्तन आता है। एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन के लिए एनर्जी डायग्राम कैसा बनता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख। अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख। या फिर अपन ये कह सकते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या दो स्टेप में हो रही है या ज़्यादा स्टेप में हो रही है, तो उसको एक एनर्जी डायग्राम से शो किया जाता है, और इस डायग्राम को बोला जाता है अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर हम इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसकी स्थिति में क्या अंतर आता है, और ये अभिक्रिया प्रगति को शो करता है। ठीक है, रिएक्शन हो रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ पर क्या है अभिकारक है हमारे पास, और यहाँ क्या है उत्पाद है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी ये होती है स्किरण ऊर्जा। तो
तो ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक स्टेप में जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के दौरान एक स्टेप की रिएक्शन के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 2 स्टेप की रिएक्शन होती है तो उसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है और 2 ट्रांजिशन स्टेट के मध्य एक इंटरमीडिएट बनता है। तो ये एक स्टेप की रिएक्शन के रूप में शो कर रहे हैं। ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ और यहाँ का जो अंतर होता है वो किससे शो किया जाता है? डेल्टा एच से। और डेल्टा एच अगर हमारा पॉजिटिव है तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माशोषी रिएक्शंस होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में डेल्टा एच को पॉजिटिव के रूप में रखा जाता है, जिसके अंदर उत्पाद की एनर्जी अभिकारक की एनर्जी से ज़्यादा होती है। अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो हम इस प्रकार इसको शो करते हैं। अब देखिए हमने ऊष्माशोषी के लिए बनाया, ऊष्माक्षेपी के लिए यही डायग्राम ले तो ऐसे होगा ना, ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? अभिक्रिया की प्रकृति को शो करेंगे, अभिक्रिया की प्रकृति को शो करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से रिएक्शंस हो रही है तो ये तो क्या बन रहा है? अभिकारक। और ये क्या बन रहा है? उत्पाद। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी ये, जिसको क्या नाम दिया हमने? किरण ऊर्जा। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए कम से कम एनर्जी किरण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, तब भी अभिकारक उत्पाद में बदल सकता है। ठीक है, अब ये जो अंतर होगा ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसको शो करेगा? डेल्टा एच को। अभिक्रिया ऊष्मा होती है डेल्टा एच, जो अभिकारक व उत्पाद की एनर्जी के अंतर के बराबर होती है। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी टाइप की अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया को करवाने पर एनर्जी बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक की एनर्जी उत्पाद की एनर्जी से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है तो उसमें एक से अधिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और 2 ट्रांजिशन स्टेट के मध्य एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। अब इस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो गई और इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास अभिकारक है RH और X फ्री रेडिकल है। ठीक है, ये अभिकारक है और ये रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर R फ्री रेडिकल प्लस HX रिएक्शन करेगा और RH बन जाएगा और प्लस में H फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इस शीर्षतम स्तर तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि इस R इंटरमीडिएट को बनाने के लिए, ये R फ्री रेडिकल है वो इंटरमीडिएट की फॉर्म में है, इसको बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ये ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? यहाँ से यहाँ तक। स्किरण ऊर्जा, स्किरण ऊर्जा किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो ये सबसे कठिन पद होता है। यहाँ इंटरमीडिएट बन गया R फ्री रेडिकल, उसके बाद में रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाएगी। इसके लिए जो स्किरण ऊर्जा होगी वो E1 हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। और हमेशा ही फर्स्ट स्किरण ऊर्जा का मान हमेशा ही ज़्यादा होता है और सेकंड स्किरण ऊर्जा का मान कम होता है। हमेशा ही हर रिएक्शंस के अंदर ऐसा ही होगा। अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है
तो ये आप सभी को पता ही है कि जिसकी किरण ऊर्जा कम होती है वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। तो इस रिएक्शन को यहाँ से यहाँ करवाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ किरण ऊर्जा का मान ज़्यादा है, इस इंटरमीडिएट को बनाना मुश्किल है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कठिन पद बोल दिया। ठीक है, और यहाँ से फिर ये इंटरमीडिएट बनने के बाद में उत्पाद में बहुत जल्दी बदल जाता है और किरण ऊर्जा का मान भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या 1 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन या ज़्यादा स्टेप रिएक्शन के लिए शो किया जाता है। एक स्टेप में जो रिएक्शन होती है उसके अंदर एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन होती है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है और 2 ट्रांजिशन स्टेट के मध्य एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है हमें। अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो ट्रांजिशन स्टेट तो 2 बनेगी लेकिन इंटरमीडिएट हमें एक ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं। और डेल्टा एच जो होता है वो अभिक्रिया ऊष्मा होती है जो अभिक्रियाओं की ऊष्मा को शो करती है। अब अभिक्रिया कौन सी हो रही है, ऊष्मा शोषी हो रही है तो इसको पॉजिटिव में शो किया जाएगा, और ऊष्मा क्षेपी है तो इसको नेगेटिव में शो किया जाएगा। ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होती है, उसके अंदर रिएक्शन करवाने के दौरान एनर्जी बाहर निकलती है। तो उस रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फास्ट नहीं होती। जनरली हम ये मानते हैं कि कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फास्ट होती है, लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी टाइप की रिएक्शन है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर वो फास्ट नहीं होगी। हालांकि हम ऐसा करें, टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय अगर कम कर दिया जाए ना तो संभव है कि रिएक्शन जल्दी हो सकती है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के अंदर क्या है कि हम मान लो किसी पात्र के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो पात्र पहले से ऑलरेडी गर्म हो रहा है, क्यों, वो एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है। अगर हम उसे और ज़्यादा गर्म करेंगे तो पात्र टूट सकता है, रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। तो हम क्या करें, उस पात्र को ठंडा करें, ठंडे पानी के अंदर रखें या बर्फ़ के पानी के अंदर रखें तो रिएक्शन फास्ट हो सकती है। लेकिन अगर रिएक्शन ऊष्मा शोषी टाइप की है तब हम टेम्परेचर दे सकते हैं, और टेम्परेचर दे रहे हैं तो मतलब उसको एनर्जी दे रहे हैं हम, तो रिएक्शन फास्ट हो सकती है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है इन पर, तो वो तो हालांकि हमारे इतना सिलेबस में नहीं है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था वो मैंने करवा दिया आपको। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके पश्चात हमारे जो कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होने पर रिएक्टेंट्स के मध्य टक्कर होती है और उस टक्कर के लिए एक अभिक्रिया संघट्ट सिद्धांत दिया गया है। अभिक्रिया संघट्ट सिद्धांत, और ये जो संघट्ट सिद्धांत है वो किसी भी अभिक्रिया के होने पर डिपेंड करता है। मान लो रिएक्टेंट है, उनके मध्य अच्छी टक्कर हो रही है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आसानी से बदल जाएंगे और अभिक्रिया संघट्ट सिद्धांत या अभिक्रिया टक्कर सिद्धांत संपन्न हो जाएगा। तो इसको करवाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो होगा अभिविन्यास और दूसरा होगा स्कीरण ऊर्जा। तो हम अभिक्रिया संघट्ट सिद्धांत अगर करवाते हैं तो हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो देखना पड़ेगा अभिविन्यास और दूसरा देखना पड़ेगा उसकी स्कीरण ऊर्जा। अभिविन्यास सही है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, वो हम डायग्राम बना करके और एनर्जी को देख करके निकालेंगे कि अभिविन्यास सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर दूसरी बात स्कीरण ऊर्जा की, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए कम से कम स्कीरण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं
कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा